आप सभी लोगों को नमस्कार। सोंधी माटी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग मध्यकालीन भारत की ओर हैं। मध्यकालीन भारत में हम लोगों ने पहला वंश पढ़ा था, तुर्क वंश की स्थापना, तुर्क सल्तनत की स्थापना के विषय में पढ़ा था। तुर्कों के आक्रमण पढ़े थे, महमूद गजनवी का आक्रमण देखा था, मोहम्मद गोरी का आक्रमण देखा था। ये देखा था कि मोहम्मद गोरी के आक्रमण का उद्देश्य भारत में साम्राज्य विस्तार था और साम्राज्य स्थापना थी, जबकि महमूद गजनवी केवल भारत को लूट कर चला जाता है। मोहम्मद गोरी जाते समय जब वो जा रहा था तो खोखरों ने उसको नमाज पढ़ते समय उसकी हत्या कर दी। हत्या उसकी ऐसी स्थिति में हुई जबकि उसने निश्चित रूप से कोई अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था। ऐसे में एक बड़ी समस्या थी कि आखिर मोहम्मद गोरी के उत्तराधिकार को कौन संभालेगा। तो मोहम्मद गोरी का जो समय वो था, उसमें मोहम्मद गोरी के तीन बड़े शासक, तीन बड़े दास थे। मोहम्मद गोरी हजारों दासों को रखता था साथ में। वो कहता था मेरे कोई पुत्र नहीं, लेकिन मेरे बहुत सारे दास हैं, यही मेरे पुत्र हैं। और इन्हीं दासों को वो अपनी सत्ता सौंप जाता है। जब सत्ता सौंपता है तो उसके पास तीन सत्ता के बड़े स्रोत थे। एक तो गजनी उसने सौंप दिया यल्दूज को, बड़ा नाम था ये एल्दूज। मुल्तान और सिंध, मुल्तान प्लस सिंध, ये उसने सौंपा। एक बड़ा कुबाचा था इसका सरदार, क्या नाम था? कुबाचा, यल्दूज, कुबाचा। और तीसरा जो था उत्तर भारत कह लीजिए आप इसको, दिल्ली कह लीजिए, लाहौर कह लीजिए, वो ऐबक को सौंपता है, जो आप अपना पढ़ेंगे भारत, जहाँ तक इतिहास हम लोग जानकारी लेंगे। इन तीनों को सौंप देता है। क्योंकि एल्दूज गजनी में था और गजनी सत्ता का स्रोत मानता था, तो एल्दूज को ऐसा लगता था कि ऐबक उसका क्या होना चाहिए, ऐबक को उसकी अधीनता स्वीकार करनी चाहिए। और वो कोशिश करता था कि ऐबक उसकी अधीनता स्वीकारे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यद्यपि एक आक्रमण किया एल्दूज ने ऐबक पे, ऐबक ने उसको बुरी तरह हराया और ऐबक ने कुछ दिन के लिए गजनी पर अधिकार भी कर लिया, लेकिन बाद में फिर से वहाँ की जनता ने ऐबक को हटा दिया और गजनी पर पुनः एल्दूज का अधिकार हो गया। मुल्तान सिंध में कुबाचा शासन करता रहा। ऐबक ने इसके साथ वैवाहिक संबंध कुछ किसी तरह के स्थापित करके अपने साम्राज्य को बचाए रखा और अंततः कुतुबुद्दीन ऐबक उत्तर भारत में सल्तनत की स्थापना का प्रथम शासक बन जाता है। यानी सल्तनत का प्रथम शासक अगर पूछा जाएगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। आज हम लोग इन क्रम में पढ़ने जा रहे हैं इन शासकों को। ये जो वंश है, इस वंश को नाम दिया गया है, बहुत पहले गुलाम वंश कहते थे। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कहीं न कहीं, जिसने भी, तो इसका पहले नाम पॉपुलर था क्या? गुलाम वंश। उसका मेन कारण ये था कि इस वंश को जो हम आज पढ़ रहे हैं, सल्तनत की स्थापना का पहला, एक मिनट में आपको बोलूँगा, पहले आप ये समझ लीजिए कि सल्तनत मध्यकालीन भारत में दो पोर्शन में हम लोग पढ़ेंगे, एक सल्तनत और एक मुगल। सल्तनत पहले है, मुगल बाद में है। सल्तनत के जो मेन वंश होंगे, गुलाम वंश होगा, इसके बाद खिलजी वंश होगा। हम एक क्रम बनाएंगे, तुगलक वंश होगा, तुगलक वंश, सैयद वंश होगा, सैयद वंश, और लास्ट में आएगा लोदी वंश। ये 5 शासन हम पढ़ेंगे किसमें? ये पढ़ेंगे सल्तनत में, ठीक है। और जब मुगल पढ़ेंगे तो बाबर, हुमायूं, अकबर, ये सब मुगल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग अपनी चर्चा कर रहे हैं सल्तनत की, और सल्तनत का जो पहला वंश है वो क्या है? गुलाम वंश। इसी गुलाम वंश को लेकर के हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसका नाम भी अब दूसरा लिया जाता है, वही हम लोग चर्चा में लाएंगे। तो जो गुलाम वंश था, इसी का जो दूसरा नाम रखा गया, उसका नाम रखा गया ममलूक वंश। कारण ये था कि जो गुलाम वंश है, इसके जितने शासक आप देख रहे हैं, ये जितने शासक हैं, मेन शासक इसके जो बैठते हैं, आप जो जानेंगे, एक तो मेन शासक सबसे बड़ा इसका कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा मेन शासक है। ये सब बेकार के शासक हैं, केवल मजबूरी में पढ़ना है, क्योंकि सत्ता पर ये भी बैठे, सिंहासन पर कुछ दिन के लिए ये भी नसीब हुआ इनको सिंहासन। जैसे आज के लोकतंत्र में भी कभी कभी एक दिन के लिए कोई सीएम बन जाए, लेकिन वो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हो जाता है या भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो जाता है, एक दिन में कोई वर्क नहीं कर सकता। उसी तरह से ये कुछ दिन बैठने वाले लोग हैं, ये आराम ही करते रहे। तो आपका 1, 2, तीसरे नंबर पे रजिया महत्वपूर्ण है, चौथे नंबर पे फिर नासिरुद्दीन महमूद थोड़ा सा, फिर बलबन। बस आपको केवल 4 शासकों के विषय में ही जानकारी लेनी है, ठीक। परीक्षा में भी आपसे प्रश्न इसी में से आएगा, लेकिन आपको ये क्रम लगभग पढ़ाना पड़ेगा। इनके ईयर लगभग कुछ के नहीं याद होंगे, लेकिन रजिया पहली भारत की मुस्लिम शासिका है, सल्तनत की एकमात्र शासिका, तो आपको इसका ईयर कोशिश करनी चाहिए कि याद रहे। 1236 से 1240 ईस्वी के बीच इसने राज्य किया। तो हम आज गुलाम वंश पे ये चर्चा, और जो मेन शासक हैं वो सब किसी न किसी के गुलाम हैं। कुतुबुद्दीन मोहम्मद गोरी का गुलाम था,
इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन का गुलाम था, बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। यानी इसलिए चूंकि ये एक दूसरे के गुलाम थे, इसलिए इसका नाम पहले क्या रखा गया, गुलाम वंश। बाद में इतिहासकारों ने इस पर आपत्ति जताई। इतिहासकारों ने कहा यद्यपि ये गुलाम जरूर थे, लेकिन ये सभी स्वतंत्र माता पिता की संतान थे, यानी गुलामी में ही इनका जन्म नहीं हुआ था, बाद में इनकी खरीद फरोख्त कर दी गई और बेच दी गई, इसलिए इनको गुलाम वंश कहना उचित नहीं है, बल्कि इनका एक दूसरा नाम दिया गया ममलूक वंश, इसको नाम दिया गया और यही नाम अब आपका पॉपुलर है। अब अगर इतिहास पढ़ेंगे तो आपको जानना पड़ेगा कि क्या नाम इनका, ममलूक वंश, यानी कि स्वतंत्र माता पिता की संतान, समझ रहे होंगे आप। प्लस रजिया तो किसी की गुलाम नहीं थी, किसकी बेटी थी, इल्तुतमिश की बेटी थी, तो फिर गुलाम वंश कैसे कह सकते हैं। इस वजह से गुलाम वंश नाम अब क्या हो गया है, इसका खारिज हो गया है। यही इसी को कहा जाता था दास वंश, दास वंश नाम भी क्या हो गया है, खारिज हो गया है। अब आपको ममलूक वंश टिक करना होगा, इसका एप्रोप्रिएट नेम है ममलूक वंश, और इसकी शुरुआत होती है कुतुबुद्दीन ऐबक से। यानी कि ममलूक वंश का संस्थापक कौन था, ममलूक वंश का संस्थापक, अब आप डाल लीजिए कुतुबुद्दीन ऐबक, आपका पहला शासक है। उसके विषय में 4-5 बातें जो परीक्षा में आपसे पूछी जाएंगी। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210, देखिए ममलूक वंश का प्रथम यानी संस्थापक, केवल ऐसे लिख लीजिए संस्थापक। ऐबक के विषय में पढ़ रहे हैं हम लोग। ऐबक का मतलब शायद होता है चंद्रमा, संस्थापक, ये हो गया संस्थापक। इसने लाहौर राजधानी बनाई, दिल्ली से कभी इसने शासन नहीं किया। इसने क्या किया, लाहौर, हालांकि इंद्रप्रस्थ को भी कहते हैं लोग बनाई, लेकिन ये हमेशा लाहौर में ही रहा और लाहौर से ही इसने शासन किया। इसने सुल्तान की उपाधि कभी नहीं धारण की, सुल्तान की उपाधि नहीं, उपाधि नहीं, एक बात हो गई। अगला, इसका एक नाम है लाख बख्श, क्या कहते हैं इसको, लाख बख्श। लाख बख्श मतलब लाखों का दान देने वाला। इतिहासकार कहते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक लाखों में दान, यानी उदार था, बहुत ज़्यादा उदारता का परिचायक है उसकी, लाख बख्श। और ये बहुत अच्छा लिखता था, इसका लेख अच्छा था, तो इसको कहा गया कुरान ख्वान। ये भी इसकी एक उपाधि है, क्या है, उपाधि है। इतनी बातें आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में मोटी मोटी पता होनी चाहिए कि ये सल्तनत यानी ममलूक वंश का संस्थापक है, लाहौर इसकी राजधानी रही, वहीं से शासन किया, सुल्तान की उपाधि नहीं ली, लाख बख्श इसकी एक उपाधि थी, और एक इसकी उपाधि थी कुरान ख्वान। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी सल्तनत को स्थापित किया। जो गोरी जो छोड़ गया था, जिनको नहीं पराजित कर, जैसे बंगाल में उस समय स्थिति अराजक हो गई थी, वहाँ के व्यक्ति ने मदद मांगी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बंगाल में भी हस्तक्षेप किया। बंगाल में हस्तक्षेप करके वो क्या करता है, बंगाल में अपनी सत्ता स्थापित करने का प्रयास करता है, या बुंदेलखंड में, जहाँ जहाँ उसको लगा आवश्यक है, लेकिन उसने अपने जो राज्य था उत्तर भारत का, उस पर केंद्रित किया अपने को स्थापित करने का। एलदूज के गजनी को हराना पड़ा, लेकिन वो फिर गजनी में सिर चलाया, यहाँ कुबाचा से उसने नहीं बवाल किया, यानी कि वो अपनी सत्ता को संभालना चाह रहा, केंद्रीकृत करना चाह रहा था। अब इसकी 1210 में, यानी कि जो ईयर इसका लिखा है, चौगान खेलते समय, चौगान एक पोलो टाइप का खेल होता है, चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई। मृत्यु उसकी कैसे हो गई, चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। इसकी कुछ सांस्कृतिक उपलब्धियाँ, हर शासन की, इसमें शासक की आपको आगे, खासकर मुगलों में तो बहुत सांस्कृतिक उपलब्धियां आपको पढ़नी पड़ेंगी कि किस इतिहासकार को प्रश्रय देते हैं, कौन सी बिल्डिंग बनाते हैं। ये 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हर शासक के साथ जुड़ी रहेंगी। यहाँ पर सांस्कृतिक में डालिए कुतुब मीनार। सबसे पहला इसका काम क्या था, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार। बख्तियारुद्दीन काकी थे, कुतुबुद्दीन बख्तियारुद्दीन काकी, उनकी याद में इसने क्या किया था, कुतुब मीनार बनवाना शुरू किया था, प्रारंभ किया था इसने। लेकिन ये प्रारंभ करता है, इसकी जो पूर्ण है इसको इल्तुतमिश करता है, और उसके विषय में आप ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश पूरा करेगा। फिर हमने लिखा था तुगलक वंश, फिरोज तुगलक के समय वो बिजली गिरी आकाशीय, क्या हुआ था, वो 2 भागों में टूट गया था। तो चौथी मंजिल जो थी इसकी कुतुब मीनार की, चौथी मंजिल को
के बजाय 2 मंजिल हो गई थी, तो बाद में 4 और 5 मंजिल में कुतुब मीनार आपकी आज के युग में दिखाई देती है। तो वो हम लोग बाद में कर लेंगे क्लियर, जब कुतुब मीनार सांस्कृतिक दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य को लेंगे तब इसको कर लेंगे। लेकिन अभी आप इतना समझिए कि कुतुब मीनार को इसने ये दिल्ली सल्तनत की पहली मस्जिद है, आप लिख लीजिए। कुतुब मीनार दिल्ली सल्तनत की प्रथम मस्जिद है। और एक इसकी महत्वपूर्ण मस्जिद है 2.5 दिन का झोपड़ा। ये वास्तव में सब मंदिरों के स्थापत्य पे बनी है। यानी क्या करते थे उस समय, सल्तनत की स्थापना हुई थी, इतने ज़्यादा ना तो कारीगर थे ना मटेरियल था उस समय एकदम से, तो क्या था, मंदिरों पे, जैन मंदिरों पे तमाम कुतुब मीनार का निर्माण है। राय पिथौड़ा जो पृथ्वीराज चौहान तरतीब पढ़े थे, उन्होंने बहुत सारा उनके अवशेषों पर कुतुब मीनार का निर्माण किया गया। और कुतुबुद्दीन ऐबक का दूसरा काम है 2.5 दिन का झोपड़ा। कई बार पूछा जाता है परीक्षा में, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है। ये भी एक मस्जिद है, आप जब कभी अजमेर जाएंगे तो ये आपको मिलेगी। अजमेर, 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 अजमेर में बहुत अच्छी दरगाह है, धार्मिक स्थल है बहुत बड़ा, सूफ़ी संतों का। सूफ़ी संत हम लोग अलग से करेंगे तब ये चैप्टर आएगा। और ये 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद वहाँ पर बनी हुई है। और एक लेखक थे हसन निज़ामी, उनको इन्होंने शरण दी थी, हसन निज़ामी। उसकी पुस्तक का नाम है ताजुल माशिर। कभी आपसे ऐसे पूछ सकता है हसन निज़ामी की पुस्तक का नाम क्या है, तो आप लिखिए ताजुल मासिर, मासिर, ताजुल मासिर, हसन निज़ामी की पुस्तक का ताजुल मासिर। इस तरह से आपका ये कंप्लीट होता है ममलूक वंश का पृथक शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद आराम शाह के विषय में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। कारण ये है कि आराम शाह केवल आराम करते रहे 1 वर्ष, केवल इनको बैठा दिया था लोगों ने, क्योंकि ये माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र थे, माना जाता है, निश्चित वो भी नहीं है, तो केवल बस बैठे और हटा दिए गए। बाद में वहाँ के शासकों ने इल्तुतमिश को, शमसी वंश का इल्तुतमिश था, इल्बरी तुर्क, इसको दिल्ली के लोगों ने आमंत्रण दिया कि आप आइए। उस समय ये कहीं का इक़्तिदार था, बदायूं का या कहीं का इक़्तिदार था, कहा आप आइए दिल्ली और दिल्ली की सत्ता संभालिए। इल्तुतमिश वहाँ से दिल्ली आता है और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाता है पहली बार। अगर आपसे पूछा जाए ऐबक ने किसको राजधानी बनाया, तो लाहौर को बनाया था। ऐबक की राजधानी नहीं, दिल्ली पहली बार राजधानी कौन बनाता है, इल्तुतमिश बनाता है। और इल्तुतमिश दिल्ली से सल्तनत को, यानी ममलूक व सल्तनत को मजबूती प्रदान करता है। एक तो तमाम राजाओं को हराता है, चाहे राजपुताना हो, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, सब में अपनी सत्ता स्थापित करता है। साथ ही सल्तनत को, ममलूक को मजबूती प्रदान करता है। मजबूती इन द सेंस कि मुद्रा व्यवस्था लाएगा, न्याय व्यवस्था लाएगा, इस तरह से वो इल्तुतमिश। और शासन भी इसका 25 वर्ष का है, एक बड़ा शासन करता है ये। अब हम लोग डालेंगे दूसरा टॉपिक आपका इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के विषय में लिखिए, शुरुआत करिए। एक तो इल्बरी तुर्क था, और सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहेंगे। केवल बात आती है संस्थापक कौन है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन अगर शब्द आता है वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक, तो कौन है, वास्तविक संस्थापक है इल्तुतमिश। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए इल्तुतमिश के विषय में। इसने क्या किया, इसको मजबूती चाहिए थी अपने साम्राज्य की, तो इसने क्या किया, तुर्काने चिहलगानी, तुर्कों को संगठित किया। तुर्कों को संगठित किया, 40 तुर्कों का एक समूह बनाया, 40 अपने दास तुर्कों का एक समूह बनाया। इसी तुर्काने चहलगानी में बलबन आएगा, तुर्काने चहलगानी का एक सदस्य बनेगा इसी समय। ये खरीदेगा अपनी ग्वालियर विजय के समय उसको, जब ग्वालियर की विजय करता है इल्तुतमिश, तो उस विजय के बाद बलबन को खरीद लेता है कहीं पर। बलबन उसी तुर्काने चहलगानी का एक सदस्य बनेगा, और बलबन आके उसी तुर्काने चहलगानी से बाद में क्या बनेगा, एक ममलूक वंश का मजबूत शासक बनेगा। और तुर्काने चहलगानी को ख़त्म भी बलबन करेगा, क्योंकि उसको पता है तुर्काने चहलगानी के षड्यंत्रों से ही ये पूरे सारे सम्राट निपटते चले गए, यानी ख़त्म होते चले गए। तो तुर्काने चहलगानी, तुर्कान ए चहलगानी, और इसके आप लिख लीजिए 40 दासों का, तुर्क दासों का, 40 तुर्क दासों का क्या था ये, 40 तुर्क दासों का ये संगठन था, 40 तुर्क दासों का। इसके बाद डालिए इल्तुतमिश का बड़ा काम मुद्रा प्रणाली, मुद्रा प्रणाली। मुद्रा प्रणाली में 2 बड़े काम किए इसने। पहली बार तांबे का जीतल, तांबे की जो सिक्का होता था उसका नाम क्या रखा, तांबे का जीतल। आपसे पूछ सकता है जीतल किस धातु की बनी मुद्रा थी, तो काहे की थी, तांबे की। और चांदी का टंका, चांदी का टंका। ये 2 महत्वपूर्ण
इसने मुद्रा व्यवस्था में परिवर्तन किया, यानी केंद्रीकृत व्यवस्था में इसने सिक्के जारी किए। और जीतल तांबे का था, टंका ये माना जाता है 175 ग्रेन का था। कभी पूछ ही ले परीक्षा में, हो सकता है हिस्ट्री ऑप्शनल अगर हम कभी पूछे ऐसे, तो ये 175 ग्रेन का सिक्का होता था। इसने अरबी लिपि में सिक्कों पर क्या अरबी में खुदवाया सुल्तान ने अपना नाम अरबी लिपि में। और बल्कि इसने 1229 में बगदाद के खलीफाओं से इसने प्राप्त की उपाधि सुल्तान की पहली बार 1229 में सुल्तान उपाधि किसने प्राप्त की? तो सुल्तान की उपाधि लेने वाला पहला शासक कौन था? इल्तुतमिश। और बगदाद के जो खलीफा थे, मुंतजिर अल करके नाम है उनका, उन्होंने इसको 1229 में उपाधि दी। उनका नाम भी सिक्के पर आता है। यानी दिल्ली सल्तनत का वैधानिक सुल्तान बनने के लिए इसने बगदाद के अब्बासी खलीफाओं से इसने अपना मंसूर प्राप्त किया। एक शब्द होता था मंसूर। मंसूर का मतलब आप ये समझिए स्वीकृति पत्र। मंसूर मतलब स्वीकृति पत्र। इसने 1229 में खलीफा से प्राप्त किया, 29 में सुल्तान की उपाधि ली और वही मंसूर या स्वीकृत पत्र प्राप्त किया। सुल्तान आजम की इसने वही प्रथम सुल्तान आजम की उपाधि ली, प्रथम सुल्तान आजम की उपाधि। कुछ बातें और इसकी लिख लीजिए जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। इसने क्या किया? ऐबक ने तो एल्दूज को छोड़ दिया था और कुबाचा से संबंध स्थापित कर लिया था, आपको याद होगा गोरी के दास। इल्तुतमिश ने एल्दूज को तो तराइन के युद्ध में, तराइन के 2 युद्ध आपने पहले पढ़े थे, यहाँ तराइन का हम तीसरा युद्ध चर्चा कर रहे हैं। तराइन का 3rd युद्ध, तृतीय युद्ध। इसने क्या किया? एल्दूज को बुरी तरह से परास्त किया, मार दिए गए एल्दूज। यानी गजनी से दिल्ली सल्तनत पूरी तरह से अब स्वतंत्र हो गई। क्योंकि एल्दूज को ही मार दिया तो बात ही खत्म हो गई। अब गजनी में क्या हो रहा है? दिल्ली सल्तनत से कोई मतलब यहीं से नहीं रह गया। एक काम हुआ। दूसरे बहुत बड़ा जो काम किया इल्तुतमिश ने, इसी समय चंगेज खां का आक्रमण होता है भारत पर। चंगेज खां का हम क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि कुबाचा को मारने के लिए चंगेज को लाना जरूरी है। चंगेज खां एक मंगोल था, सब लोग नाम जानते, चंगेजी आक्रमण, भारत में चंगेज खां का आक्रमण हुआ तो ऐसे हुआ। भारत में चंगेज खां का कभी आक्रमण तथाकथित आज के भारत में कभी नहीं हुआ। आज के भारत में चंगेज खां का आक्रमण नहीं हुआ। चंगेज खां का नाम भी याद रखिए, कभी पूछा गया एग्जाम में, इसका नाम था तैमूचिन। चंगेज खां क्या था? मध्य एशिया के आसपास तमाम जनजातियों को मिला के इसने एक बड़ी सेना तैयार की, मजबूत, और एकदम सबको रौंदता हुआ चला। उस समय ईरान में शासन था ख्वारिज्म शाह का, ईरान को इसने रौंद डाला। तो ईरान के शासन ख्वारिज्म शाह तो भाग गए उस साइड, मध्य पूर्व उस साइड में भाग गए। भारत के साइड में उसका लड़का था मकबरनी, वो भागा। मकबरनी भाग करके आया और इल्तुतमिश से कहा हमको दे दीजिए शरण। लेकिन चंगेज खां का दूत आया, उसने कहा अगर आप इल्तुतमिश को शरण दे देंगे तो फिर आपको हमारे आक्रमण को झेलना पड़ेगा। इल्तुतमिश एक होशियार शासक था, उसने कहा नहीं, मैं शरण नहीं दूंगा, बल्कि उसने मकबरनी के दूत को मरवा दिया। मकबरनी ने भी सहायता मांगी थी, मकबरनी के दूत को मरवा दिया और विनम्र संदेश भिजवा दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद इल्तुतमिश ने वो जो था वो कुबाचा से सहायता लेने पहुंच गया। कुबाचा ने उसकी सहायता कर दी। जब कुबाचा ने सहायता की तो चंगेज खां का जो आक्रमण था वो कुबाचा पर हो गया जाके, और धीरे धीरे कुबाचा की शक्ति क्या हुई? क्षीण हुई। बाद में एक युद्ध में कुबाचा की हार हुई और कुबाचा नदी में डूबकर मर गया। यानी कुबाचा से भी इसका मामला खत्म हो गया और चंगेज खां के आक्रमण से दिल्ली को इल्तुतमिश ने सुरक्षित बचा लिया। चंगेज खां का दिल्ली पर कभी आक्रमण नहीं हुआ। बस ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि चंगेज खां का आक्रमण किसके समय हुआ? इल्तुतमिश के समय हुआ। और चंगेज खां से दिल्ली को किसने बचाया? इल्तुतमिश ने बचाया। चंगेज खां के विषय में इतनी जानकारी आपको पर्याप्त है, ठीक है। इसके बाद अगली चीज, इसने इक्तादारी लागू की। इक्ता का मतलब होता है भूमि, अरबी शब्द है इक्ता। इक्ता का मतलब भूमि होता है। इल्तुतमिश क्या करता था? छोटे छोटे शासकों को, बड़े शासकों को, प्रांतों को इक्ता भूमि दान में दे देता था। उनसे कहता था आप राजस्व वसूलिए, न्याय करिए, सारी चीज़ें करिए, वहाँ पर भूमि जुतवाइए, उपजाऊ करिए, लगान लीजिए, सेना रखिए, और आवश्यकता पड़ने पर सेना किसको दीजिए? इल्तुतमिश को दीजिए। इनको बोला जाता था इक्तेदार। तो इक्तेदारी प्रथा किसने लागू की? इल्तुतमिश ने पहली बार लागू की थी। इब्न बतूता एक न्याय के विषय में मजबूत बात बताता है। इसकी न्याय व्यवस्था इसकी मजबूत थी। इब्न बतूता कहता है न्याय व्यवस्था, आप समझिए, न्याय व्यवस्था में इब्न बतूता कहता है इसके दरवाजे पर 2 शेरों की
संगमरमर की सफ़ेद मूर्तियां थीं, उनके गले में घंटियां लटका करती थी। कोई भी व्यक्ति आकर के न्याय मांग सकता था, वो घंटी बजाने से उसको न्याय मिल जाता था। न्याय लाल कपड़े पहनकर मांगा जाता था। और अभी रजिया को पढ़ेंगे इसके बाद, रजिया लाल कपड़ों में ही न्याय मांगने निकली थी दिल्ली की जनता से, और दिल्ली की जनता ने जाकर के रुकनुद्दीन फिरोज़ को मार दिया और रजिया को सुल्तान बना दिया। तो न्याय व्यवस्था इसकी मजबूत थी। बस इतना समझिए आप कि न्याय व्यवस्था में इसने अपने को शेरों को घंटी बांधकर मजबूत कर रखा था इसने। फिर इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां एक तो मिनहाज सिराज एक साहित्यकार हुआ, बहुत बड़ा इतिहासकार, मिनहाज सिराज, इसका नाम आप याद रखिए और इसकी पुस्तक पूछ सकता है आपसे, मिनहाज सिराज, और इसकी पुस्तक है तबकात ए नासरी। आपको लग रहा होगा कि ये छोटी परीक्षाओं में नहीं आएगा, कुछ ऐसी परीक्षाएं रहती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज के समय में ये सब सवाल बहुत सामान्य सवाल हो चुके हैं। अगर आप अच्छी पढ़ाई नहीं करेंगे, अगर आप विद्यार्थी हैं, कोई परीक्षा देना, आप एसएससी है, बीईओ है, टीईटी है, या इस तरह के एग्ज़ाम भी देते हैं और आपको लगता है कि ये तो बड़ा सवाल होगा, ऐसा नहीं है। मिनहाजुस सिराज एक बड़ा इतिहासकार है सल्तनत का, और उसकी पुस्तक कभी भी पूछ सकता है तबकात नासरी किसकी लिखी गई है, आपको रटना पड़ेगा। तबकात नासरी इसकी रचना थी, इसको किसने, इल्तुतमिश ने शरण दी थी। दूसरा, कुतुब मीनार इसने पूरी कराई थी, पहले ही चर्चा कर चुके हैं हम लोग, कुतुब मीनार को पूरा कराया। और अतारकिन का दरवाज़ा जोधपुर में है, अतारकिन का दरवाज़ा पूछा जा सकता है, अतारकिन का दरवाज़ा किसने बनवाया, अतारकिन का दरवाज़ा कहाँ पर है, जोधपुर। और बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया, इल्तुतमिश ने, बदायूं की, ये हो गए आपके इल्तुतमिश साहब, जामा मस्जिद। इतनी बातें इनके विषय में। दिल्ली में एक मदरसा भी था, मदरसा-ए-मुइज्जी, मुइज्जी यानी कि मोहम्मद गोरी की याद में इसने बनवाया था। दिल्ली में एक मदरसा है, मदरसा-ए-मुइज्जी, आप लिख लीजिए, वो इसने उसकी याद में बनवाया था। इतनी बातें हो गई। इसके बाद आप बंगाल, बिहार, रणथंभौर, जालौर, अजमेर आदि को इसने जीता, यानी सल्तनत का विस्तार किया, सल्तनत को मजबूती प्रदान की। और जब ये ख़त्म हुआ तो बताते हैं उससे पहले ही इसने रजिया सुल्तान को घोषित कर दिया था, सिक्कों पर उसका नाम भी ले लिया था कि रजिया सुल्तान को बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। 1236 की स्थितियाँ सोचिए, उस समय किसी महिला का शासक बन जाना बहुत बड़ी बात थी। जो उलेमा थे, जो उलमा था, एक उलेमा वर्ग था, उलेमा यानी कि जो बौद्धिक वर्ग कह लीजिए, और जो एक उमरा वर्ग था, यही वर्ग शासन करने थे। और एक तुर्कान चहलगानी हमने आपको बताया ही था, तुर्कान चहलगानी, यही सब मिल करके, चहलगानी, ये सब मिल करके नहीं चाहते थे कि रजिया को सुल्तान बनाया जाए। ऐसे में रजिया सुल्तान नहीं बन पाई। और एक विलासी आदमी था रुकनुद्दीन फिरोज, इसकी माँ का नाम था शाह तुर्कान। रुकनुद्दीन फिरोज की माँ का नाम क्या था, शाह। ये एक कुचक्री महिला थी, शाह तुर्कान। इसके हाथों में सत्ता आ गई 1 साल के लिए। इसने और सबको अंधा अंधा करवा दिया, कई लोगों को मरवा दिया, ये सब करती रही फाइनली। और रुकनुद्दीन फिरोज कुछ समय के लिए बैठा है, तुर्की दासी थी, और वो हट गया। इसके बाद फिरोज के बाद रजिया आती है। रजिया वही बताया, लाल वस्त्र पहनकर, शुक्रवार का दिन था, लोग नमाज के लिए एकत्रित हुए थे। रजिया पहुंच गई न्याय मांगने की, मुझे चूँकि मेरे पिताजी ने उत्तराधिकारी घोषित किया था और दिल्ली की जनता ने न्याय कर दिया। अभूतपूर्व घटना मध्यकालीन इतिहास की, प्राचीन इतिहास से भी शायद कोई घटना हमको तो ढूंढनी पड़ेगी, ऐसी घटना जहाँ पर लोगों ने न्याय किया हो इस तरह जाकर। ये घटना रजिया के साथ घटित होती है और दिल्ली की जनता न्याय करती है। दिल्ली की जनता ने रुकनुद्दीन फिरोज और शाह तुर्कान सबको ख़त्म करके और किसको बैठा दिया सत्ता पर, रजिया सुल्ताना को बैठा दिया। रजिया सुल्ताना कही जाने लगी, रजिया। अब आप रजिया के विषय में चार पाँच देखो, रजिया को कोई नहीं स्वीकार कर रहा था, आप समझ ही गए होंगे। उस समय ये स्थिति थी कि रजिया को कैसे कोई स्वीकार करता, महिला थी, कैसे वो शासन करती, पर्दा प्रथा इतनी ज़्यादा थी जिसका कोई जवाब नहीं था। लेकिन फाइनली क्या हुआ, रजिया जब बैठ गई तो रजिया ने बहुत शानदार शासन किया 3.5 वर्ष। कई इतिहासकार लिखते हैं कि अगर रजिया महिला न होती तो शायद इन सब में सबसे श्रेष्ठ थी रजिया। रजिया क्या करती थी, पुरुषों के वस्त्र धारण करने लगी, उसको बोलते थे कबा और कुलाह। कबा यानी, कबा कहते थे कुर्ते को, कुर्ता, जो पुरुष कुर्ता धारण करते थे, पुरुषों के वस्त्र पहनने लगी। और कुलाह पगड़ी, पगड़ी का एक प्रकार था। एक तो ये कबा कुलाह धारण करने लगी, दरबार में खुलेआम बैठने लगी। जो इसका जुनैदी था, वो वजीर इल्तुतमिश का, वही पहले करता था, वही बदतमीजी कर रहा था, उसको इसने क्या किया, पदच्युत कर दिया, यानी हटा दिया। जुनैदी की जगह एक आदमी आ गया, याकूत हबशी था, मलिक याकूत हबशी, इसको इसने सत्ता सौंप दी अपनी, जो यानी कि नायब वाली सत्ताएँ थीं छोटी। मलिक याकूत के साथ उसके ऊपर आरोप भी लगाए गए कि घोड़े वगैरह पे चढ़ती थी तो ये पकड़ के उसको चढ़ाता था। इस तरह लोगों को सूट नहीं कर रहा था, दिमाग तो व्यक्ति का उसी तरह से चलता है कि अरे। और रजिया
एक युवा सुल्ताना थी, लेकिन उसने क्या किया, इसको सत्ता सौंपी। और जो इसके अयाज 4-5 विरोधी थे, अयाज, एतगीन और 2-3-4 विरोधी थे, जुनैदी स्वयं में, जुनैदी 3 हुई है ना, और एक और 4 को इसने मिलके सबके उसने अल्तुनिया, चौथा था अल्तुनिया। ये 4 लोग षड्यंत्र रचे मेन्नी इसके खिलाफ। तो इसने क्या किया, इन चारों को धीरे धीरे सबको पराजित किया, अपने को स्थापित किया। और जब अल्तुनिया का दबाने गई वो आक्रमण, तो दिल्ली इसके मलिक याकूत को सौंप गई थी, लेकिन लौट कर आने से पहले ही लोगों ने विद्रोह कर दिया, तुर्कों ने। और उन्होंने क्या किया, बहराम शाह को गद्दी पे बैठा दिया, रजिया से सत्ता छीन ली। अल्तुनिया को अपना हिस्सा मिला नहीं जो मिलना चाहिए था, तो अल्तुनिया से रजिया ने क्या किया, विवाह कर लिया। रजिया अल्तुनिया विवाह करके दिल्ली पर आक्रमण करने आ रहे थे, रास्ते में कैथल के निकट कहीं आराम कर रहे थे, वहीं पर इनकी डाकुओं ने या लोगों ने हत्या कर दी और इस तरह से रजिया का खात्मा हो गया। कैथल के निकट हत्या हो गई, कैथल के निकट। लेकिन मध्यकालीन इतिहास में रजिया का सुल्तान बनना बहुत बड़ी उपलब्धि और एक क्रांतिकारी घटना। सल्तनत काल की एकमात्र सुल्ताना, शासिका, पहली व अंतिम कह लीजिए, चाहे एकमात्र कह लीजिए। इसके बाद आप बहराम शाह के विषय में 1240 से 42 रहे। बहराम शाह को एक शब्द दिया गया था, बस बहराम शाह के समय जो एतगीन था, रजिया का विरोधी, इसको सारी सत्ता दी गई और एक पद सृजित किया गया, नायब ए ममलकात या ममलकात, नायब ममलकात, यानी कि मामलों का नायब। सारे मामलों में अब कौन सर्वे सर्वा हो गया, एतगीन। सारी शक्तियां सुल्तान की कौन यूज करने लगा, एतगीन। ऐसे में अन्य लोगों को खराब लगा, क्योंकि एतगीन को ज़्यादा पावर मिल गई। षड्यंत्र इतने ज़्यादा चल रहे थे सल्तनत काल में जिसका कोई जवाब नहीं है इंटरनल। तो फिर एतगीन को मारने के लिए आगे किसको बैठा दिया गया, बहराम शाह को 1242 में मार दिया गया और बैठ गया कौन गद्दी पर, मसूद शाह। बस नायबे ममलिकात का पहली बार पद किसने ग्रहण किया, एतगीन ने किया। और पद किसके समय सृजित हुआ, बहराम शाह के समय। 2 बातें आपको बहराम शाह के समय की भी ध्यान रखनी पड़ेगी। अगले उसमें आ जाइए, मसूद शाह। मसूद शाह जो था इल्तुतमिश का पोता था, रुकनुद्दीन फिरोज का पुत्र था मसूद शाह। यही 2 बातें महत्वपूर्ण है कि ये इन्हीं के परिवार से था, शमसी वंश से। और अंतिम शमसी वंश यानी इल्तुतमिश के वंश का अंतिम व्यक्ति है नासिरुद्दीन महमूद। ये भी इल्तुतमिश का पौत्र था, ये गद्दी पर बैठता है 1246 से 65। इसका 20 साल का कार्यकाल है। इसके विषय पे आ जाइए, 1246 से नासिरुद्दीन महमूद, 1246 से 1265। नासिरुद्दीन महमूद से क्या किया, बलबन ने अपनी पुत्री की कर दी शादी। बलबन की पुत्री की शादी किससे हो गई, बलबन की पुत्री की शादी किससे हुई, नासिरुद्दीन महमूद से। तो किसको सत्ता ज़्यादा मिल जाएगी, बलबन को। नायबे ममलकात का पद भी किसको मिल गया, बलबन को। मसूद शाह के समय यद्यपि वो अमीर हाजिब हो चुका था, अमीर हाजिब दरबार में जो सारे क्रियाकलाप होते थे उसका हेड होता था, वो भी एक महत्वपूर्ण पोस्ट हुआ करती थी, वो इसको एक बार मिल चुकी थी। अब नासिरुद्दीन महमूद के सामने बलबन कुछ दिन के लिए हटाया गया लोगों के षड्यंत्र से, लेकिन फिर से उसने सारी सत्ता हासिल कर ली। और नासिरुद्दीन महमूद के सामने, नासिरुद्दीन महमूद का मतलब शून्य, वो हस्तलिपि का शौकीन था, यानी सुलेखक बहुत अच्छा था। इसके विषय में केवल 2 बातें लिख लीजिए, नासिरुद्दीन महमूद, हस्तलिपि बहुत अच्छी थी इसकी, और माना जाता है कुरान की नकल करता था, जो आय होती थी उसी से अपने परिवार का भरण पोषण कर लेता था, और इससे कोई मतलब नहीं था। सारी सत्ता किसके हाथ में केंद्रित थी, बलबन के हाथ में केंद्रित थी। और अंततः क्या हुआ, बलबन आपका बैठ जाएगा गद्दी पे। इनके ख़त्म होते ही बलबन गद्दी पे आ गया। कुछ लोग कहते हैं विष दिलवा दिया, बलबन का भी एक भाई था शेर खां करके, उसको भी विष दिलवा दिया। बलबन ने बहुत सारे लोगों का अंत करवा दिया अपने को सत्ता में आने के लिए। लेकिन जो भी किया हो, बलबन अंततः 1265 में सत्ता में आ जाता है। अब बलबन के विषय में लिखिए, जो कि एक इंपॉर्टेंट शासक और अंतिम शासक इसका महत्वपूर्ण, इसके विषय में बलबन का बचपन का नाम था, पहले का यानी पूर्व नाम था इसका, बहुत उपाधियाँ ली इसने। इसका नाम था बहाउद्दीन, प्रारंभिक नाम बहाउद्दीन। सुल्तान बनने के बाद उपाधि लेता है गयासुद्दीन। सुल्तान बनने के बाद लिख लीजिए आगे। उलुग खां की उपाधि इसको इन्होंने दी थी, नासिरुद्दीन महमूद ने। उलुग खां की उपाधि दी थी। ये 3 उपाधियाँ इसके लिए महत्वपूर्ण हैं। बलबन को चूँकि यहाँ तक एक वंश था, ये इल्तुतमिश का वंश था, यहाँ से यहाँ तक सब इल्तुतमिश का वंश चल रहा था। ये पहला इलबारी वंश था, और बलबन का जो है ये भी इलबरी तुर्क है। तो बलबन का जो वंश है क्या कहलाएगा, द्वितीय इलबरी वंश, सेकेंड
इलबरी कभी पूछ दे गूढ़ सवाल तो आपको पता होना चाहिए। सेकेंड इलबरी वंश की स्थापना किसने की? बलबन ने। उलुग खां की उपाधि थी। बलबन के विषय में जो सबसे बड़ा काम किया बलबन ने, देखा कि सब राजा शासक सुल्तान मरते चले जा रहे हैं, तो उसने अपने राजत्व को पकड़ के रखा और उसने अपने राजत्व सिद्धांत दिया नया कि सुल्तान को कोई तकलीफ न होने पाए, सुल्तान के खिलाफ षड्यंत्र न होने पाए। तो बलबन का जो राजत्व सिद्धांत आया वो मध्यकाल की एक बड़ी उपलब्धि है, राजत्व सिद्धांत। इसके राजत्व सिद्धांत की 2-3 बातें महत्वपूर्ण थी। एक तो लौह और रक्त की नीति बोली गई इसके, उसको लौह और किसने अपनाई? लौह और रक्त नीति, यानी लौह और रक्त नीति। एक बात, न्यायप्रिय था, बहुत न्यायप्रियता पर बल दिया इसने, न्यायप्रियता। 1-2 अवध के हैबत खां थे, उन्होंने किसी दास को मारा, ख़त्म हो गया, तो उसको उसने अयोध्या के फाटक पर लटकवा दिया मरवा के। या किसी इख्तियार ने किसी को दास को मार दिया कोड़े और मर गया, तो उसको 500 कोड़े सरेआम लगवा दिए। यानी न्याय के मामले में वो बिल्कुल वो था। हालांकि अपने को श्रेष्ठ वंश होने का दावा करता था, वो अपने को अफरासियाब के वंशज, जो फिरदौसी का शाहनामा है उसमें अफरासियाब नायक है उसका, उसके वंशजों से अपने को जोड़ता था, अफरासियाब के वंशज से जोड़ता था। प्लस वो ईश्वर अपने को मानता था, नियाबते खुदाई, ईश्वर का प्रतिनिधि। जो इसके राजत्व सिद्धांत की बातें हैं 2-3, वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। जैसे जिल इल्लाही एक शब्द आता है, और एक नियाबते खुदाई यानी ईश्वर का नियाबते, ये 2 बातें इसके राजत्व की ही महत्वपूर्ण हैं। जिल नियाबते खुदाई यानी ईश्वर का प्रतिनिधि, जिल इलाही यानी ईश्वर का प्रतिबिंब। वो मानता था कि सुल्तान कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, उसको अल्लाह ने चुना है, उसको अल्लाह ने भेजा है। इसीलिए इसके राजत्व सिद्धांत का एक टर्म आता है अर्धदैवी स्वरूप। अर्धदैवी स्वरूप है इसका राजत्व, साधारण नहीं है, अर्धदैवी स्वरूप में इसका राजत्व सामने आता है। न्यायप्रियता इसके विषय में हो ही गई। निरंकुश था इसके राजत्व में। एक और बात है कि निरंकुशता, ये इसके तत्व हो गए राजत्व सिद्धांत पे, कभी कोई बात चले तो निरंकुशता। इतनी बातें बलबन के विषय में आपने मोटी मोटी ये देखी। अब कुछ और बातें लिख लीजिए। जैसे इसने दीवाने अर्ज यानी सैन्य विभाग की स्थापना की। आपसे पूछे दीवाने अर्ज की स्थापना किसने की पहली बार, यानी सेना केंद्र में सैनिक रखने की जो परंपरा है वो दीवाने अर्ज इसका नाम था, तो ये बलबन का है। दीवाने अर्ज यानी सैन्य विभाग, सैन्य विभाग। वैसे पहली बार इमादुल मुल्क को ये पद दिया इसने, इमादुल मुल्क को, और इमादुल मुल्क को रावते अर्ज उपाधि दी थी, रावते अर्ज। आपके लिए इतना मतलब का हो सकता है, बार बार पूछा जा सकता है दीवाने अर्ज क्या था? सैन्य विभाग था। किसने स्थापित किया? बलबन ने स्थापित किया। बरीदों को बहुत, बरीद यानी गुप्तचर, इसने इसको काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से, पहले से चल तो रही थी परंपरा, लेकिन इसने इसको एक संगठित रूप दिया, बरीदों को संगठित रूप दिया। इसके बाद इसने अपने को खलीफा का सहायक कहा। बलबन ने अपने को खलीफा का सहायक माना है कि खलीफा का सहायक है बलबन। और एक इसका महत्वपूर्ण जो तत्व और आता है इसमें, वो आता है कि गैर इस्लामी प्रथाओं को इसने लागू किया अपने दरबार में। गैर, इसके दरबार में कहते हैं अंगरक्षक इसके बड़ी बड़ी तलवारें भाले लेकर खड़े रहते थे। दूर दूर से लोग इसका दरबार देखने आते थे और दूर दूर से देख कर लौट जाते थे। आंखों में इतनी चमक तलवार की लगती थी कि लगता था कि यहाँ दरबार सजा है अकबर का, ये उसका बलबन का। तो बलबन के दरबार की एक अपने आप में विशेषता थी। मंगोलों के आक्रमण लगातार हो रहे थे, बलबन इन्हीं सब बातों के द्वारा मंगोलों को कहीं न कहीं भय में लाना चाहता था, और यही कारण है कि बलबन ने दिल्ली को मंगोलों से सुरक्षित रखा। गैर इस्लामी परंपराएं, एक तो नैरोज, नैरोज एक ईरानी त्यौहार है, इसको ये मनाता था। नैरोज ईरानी त्यौहार था, इसको मनाता था। और 2 परंपराएं सिजदा और पैबोश, ये इसने लागू की अपने दरबार में। सिजदा यानी घुटनों के बल टिक कर, सिजदा, सिजदा शब्द है, घुटनों पर टिक कर बैठ जाना और सरदार के, सुल्तान के सम्मान में सर झुकाना एक, और दूसरा पैबोश, सिजदा पैबोश। पैबोश का मतलब चरण चुंबन, यानी अगर आपका सुल्तान बैठा है सामने और आप आए हैं दरबार में तो क्या करना है आपको? सिजदा पैबोश यानी चरण चुंबन करना है। तो सिजदा पैबोश और नैरोज। अब कभी पूछा जाए ये सब किसने लागू किया तो बलबन आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद 1-2 बातें और इसकी महत्वपूर्ण हैं। जैसे गयासुद्दीन तो आप लिख ही चुके। इसके बाद बस कैकुबाद पे आ जाइए। इसके बाद 2 जो छोटे छोटे हैं वही आराम करने वाले शासक, जिनके विषय में कुछ करना नहीं है आपको। एक तो कैकुबाद। कैकुबाद कैमर्स मैंने देखे एक ही में लिख दिया 1287 से 90। पहले कैकुबाद बैठा, कैकुबाद को लकवा मार गया,
कैकबाद के समय षड्यंत्र होने लगे। जलालुद्दीन खिलजी को बुलाया गया कि संरक्षक बनिए आप। जलालुद्दीन खिलजी को थोड़े दिन इसके संरक्षक रहे, चूँकि इसको लकवा मार गया था तो कुछ हुआ नहीं। जब जलालुद्दीन कहीं बाहर गया था तो क्यूमर्स के अध्यक्षता में तुरंत क्यूमर्स को शासक बनाया गया। इसकी उम्र मात्र 3 वर्ष थी जब क्यूमर शासक बनाया गया, 3 वर्षीय। तो 3 वर्ष का क्या बच्चा करता, तो तुर्क जलालुद्दीन खिलजी को माना जाता था अफगान गैर तुर्क हैं, वो तुर्क नहीं है। तो ये इसके समय सरदारों ने योजना बनाई कि गैर तुर्कों की हत्या कर दी जाए। जलालुद्दीन खिलजी उनका हेड था, इन्होंने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करवाने के लिए प्लान किया। ये उसको पता चल गया, लौट के आया, उसने सबको मार दिया, क्यूमर्स उमर सबको मार के कैकबाद को यमुना नदी में फेंक दिया। और 1290 में कौन बैठ जाता है, जलालुद्दीन। इसका क्या नाम था और इसने क्या किया, और अलाउद्दीन खिलजी इसको कैसे मार डालेगा, इसका भतीजा छुरा भोंक कर, वो सब आगे पढ़ेंगे। और आ गया खिलजी वंश आपका, जो कि हम अगले लेक्चर में अपने करेंगे खिलजी वंश। तो आप, हमारा मानना है गुलाम वंश पे हम लोगों ने 30-40 मिनट में चर्चा की है, बल्कि ज़्यादा ही हो गया होगा। तो आप इसको अच्छे से करिएगा, कोई प्रश्न गलत ना होने पाए आपका अगर आता है ममलूक वंश से। आपको उज्ज्वल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।